Hello friends, at last we discuss on subsidiary alliance system of Lord Wellesley. Is that clear? उसमें स्पेशलिटी थी कि द किंग हु एक्सेप्टेड सब्सिडारी अलायंस सिस्टम had kept one British army, one British representative. उनका आर्मी रखना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेटिव रखना पड़ेगा. डिड नॉट कैरिड आउट ट्रीटी और वॉर विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर, मतलब उनकी परमिशन के बिना अब वॉर कर सकते नहीं हो. ये सब सब्सिडारी अलियंस सिस्टम. बाद में क्या हुआ? आफ्टर वेलेस्ली, आफ्टर लॉर्ड वेलेस्ली, मतलब वेलेस्ली के बाद नया गवर्नर जनरल कौन आया? हेस्टिंग्स आए. कौन आया? हेस्टिंग्स. आफ्टर लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, क्या नाम बोलो? यही लॉर्ड हेस्टिंग्स became the governor general, became the governor general of इंडिया. मतलब वेलेस्ली के बाद गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड हेस्टिंग्स बने. कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिन्होंने क्या किया? ही वेग वॉर, उन्होंने वॉर किया. ही वेग वॉर विथ नेपाल, विथ बोलो नेपाल, मतलब नेपाल के साथ उन्होंने क्या किया? वॉर. एंड मेड, सबका ध्यान, नेपाल के साथ वॉर किया. एंड मेड गुरखाज, एंड मेड गुरखाज to join, made Gurkhas to join army, then उसके बाद उसने क्या किया? पिंडारा. लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडाराओं का खात्मा किया था, मीन्स पिंडाराओं का नाश किया था. किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स. तो देन यही, देन ही फॉट अ बैटल, उसने क्या फॉट किया? बैटल विथ पिंडाराज, बैटल विथ किसके साथ बैटल किया उसने? पिंडाराज. एंड गॉट विक्टरी, मतलब उसमें उसकी क्या हुई? जीत हुई. एंड गॉट विक्टरी, मतलब उसमें उसकी जीत हुई, पता चला. उसके बाद विलियम बेंटिंग आए. इनके बाद कौन आए? विलियम बेंटिंग. लास्ट में आएगा डेलहाउसी. आफ्टर दैट, उनके बाद कौन आए? लॉर्ड विलियम बेंटिंग. कौन आए बोलो? लॉर्ड विलियम बेंटिंग became governor general, became governor general of इंडिया. उनके बाद है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और यही लॉर्ड विलियम बेंटिंग इज नोन एज लिबरल गवर्नर. इनको नाम क्या बोलते थे? ही इज ऑल्सो नोन एज लिबरल गवर्नर, नोन एज लिबरल. कैसा? लिबरल गवर्नर जनरल बोलते थे, मतलब अच्छा इंसान था. लिबरल गवर्नर जनरल. कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग. ही वॉज अ लिबरल गवर्नर जनरल, पता चला. और उसके बाद जब डेलहाउसी आए, विलियम बेंटिंग के बाद कौन आए लास्ट में? इनके बाद आए लॉर्ड डेलहाउसी. लेटर ऑन लॉर्ड डेलहाउसी, कौन बोलो? लॉर्ड डेलहाउसी became governor general of इंडिया, became governor general of इंडिया. मतलब वेलेस्ली के बाद कौन आए? वेलेस्ली के बाद आए हेस्टिंग्स आए, जिन्होंने नेपाल के साथ वॉर किया. गुरखा की मदद से बैटल में गॉट विक्टरी, मतलब वो जीत गए. इनके बाद आए विलियम बेंटिंग. इनको कहा जाता था लिबरल गवर्नर जनरल.
लिबरल गवर्नर जनरल। उनके बाद आए लॉर्ड डेलहाउसी, बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और लॉर्ड डेलहाउसी नाम सुना होगा आपने 8th स्टैंडर्ड में, याद करो। तो यही लॉर्ड डेलहाउसी बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ही एडॉप्टेड, कौन सी पॉलिसी याद करो 8th स्टैंडर्ड में? ही एडॉप्टेड एनेक्सेशन पॉलिसी। ही एडॉप्टेड एनेक्सेशन, याद आया कुछ? कौन सी पॉलिसी? ही एडॉप्टेड एनेक्सेशन पॉलिसी एंड एक्सपांड द रूल ऑफ बोलो ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एक्सपांड द रूल ऑफ EIC. EIC means East India Company. East India Company. पता चला? अब एनेक्सेशन में क्या था? पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन में क्या था? ध्यान से देखना। पॉलिसी ऑफ बोलो एनेक्सेशन, इसमें क्या था? देयर आर 5 टाइप ऑफ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। कितने टाइप की? 5 टाइप की पॉलिसी थी उसकी एनेक्सेशन की। कितने टाइप की? 5। एनेक्सेशन में क्या था? सबसे पहली पॉलिसी थी एनेक्सेशन बाय वॉर, डायरेक्ट एनेक्स करने का बाय वॉर। एनेक्सेशन बाय वॉर, इसका मीनिंग क्या? डायरेक्ट वॉर करने का और कोई भी एम्पायर का स्टेट कैप्चर कर लेने का, मतलब जीत लेने का। और इसके थ्रू इसने काफी स्टेट जीते थे, जिसमें फॉर एग्जाम्पल एक पंजाब और दूसरा पेरू। कौन सा एरिया? पेरू। पंजाब और पेरू मतलब बर्मा का एक एरिया था। बर्मा मीन्स म्यांमार। वो उसने जीत लिया थ्रू विच पॉलिसी? एनेक्सेशन बाय वॉर। एनेक्सेशन बाय वॉर एक पॉलिसी थी। दूसरी पॉलिसी थी नेम सेक रूल। दूसरी थी एनेक्सेशन। दूसरी पॉलिसी कौन सी? एनेक्सेशन टू एंड अ नेम सेक। एनेक्सेशन और नेम सेक रूल। नेम सेक रूल। एनेक्सेशन टू एंड बोलो, एनेक्सेशन टू एंड द नेम सेक रूल। एनेक्सेशन टू एंड द नेम सेक रूल, दूसरी ये पॉलिसी थी उसकी। उसके थ्रू उसने जीता एक कर्नाटका और तांजोर। कर्नाटका और दूसरा एक था तांजोर। कर्नाटका और दूसरा क्या नाम था? कर्नाटका एंड तांजोर। तीसरी थी अंडर द प्रिटेक्स। तीसरी पॉलिसी होती उसकी बहाना निकालता था अंडर द प्रिटेक्स। अंडर द प्रिटेक्स, तो अंडर द प्रिटेक्स ऑफ डेप्थ कलेक्शन। अंडर द प्रिटेक्स ऑफ डेप्थ कलेक्शन मतलब किसी का डेप्थ मतलब कर्जा ज्यादा है तो उसका स्टेट वो कैप्चर कर लेता था। अंडर द प्रिटेक्स ऑफ डेप्थ कलेक्शन, जिसमें उसने जीता था निजाम का प्रोविंस, निजाम्स प्रोविंस। निजाम्स प्रोविंस। तीसरा मेथड उसका ये था अंडर द प्रिटेक्स ऑफ डेप्थ कलेक्शन। चौथे नंबर पे अंडर द प्रिटेक्स ऑफ मिसमैनेजमेंट। चौथा था अंडर द प्रिटेक्स ऑफ मिसमैनेजमेंट। अंडर द प्रिटेक्स ऑफ मिसमैनेजमेंट। अंडर द प्रिटेक्स ऑफ मिसमैनेजमेंट, जिसमें उसने जीत लिया था अवध। इसमें उसने क्या जीता था? अवध। और सबसे बढ़िया वो हायर वाला, आपको पता होगा को किंग का खुद का लड़का या लड़का नहीं होता था तो गद्दी पे बैठने का दूसरे को राइट टू रिजेक्टेड, याद आया कुछ? हायर वाला 8th स्टैंडर्ड में वो था नंबर 5। तो नंबर 5 क्या था? ड्यू टू किंग डाइंग। किंग डाइंग, अगर कोई राजा मर जाता था, अगर कोई राजा मर जाता था, किंग डाइंग विदाउट बोलो, विदाउट हायर, विदाउट हायर। एनेक्सेशन, एनेक्सेशन टू ऑल स्टेट्स इन विच किंग डाइंग विदाउट हायर, मतलब कोई राजा को खुद का लड़का नहीं होता था
वो, तो ये किंग डाइंग विदाउट अ हायर, जिसमें काफी, एक सतारा सुना होगा आपने, झांसी याद करो, संबलपुर, सतारा, झांसी, संबलपुर, क्या नाम, संबलपुर। बाद में बागपत, उदयपुर, उदयपुर सुना है, बागपत, जो भी याद रहता है, एक दो भूल जाएंगे, डोंट वरी। एक बागपत, क्या नाम, बागत भी बोलते हैं, बागपत, बाद में बागत, बागत, बाद में नागपुर, चलो ये नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं, नागपुर तो सुना होगा, एक्सेट्रा। तो thus by implementing या by adopting annexation policy, उसने कौन सी पॉलिसी फॉलो की, annexation, and he captured many states of India and tried to expand the rules of EIC in all over India. इंडिया में उसने EIC का रूल एस्टैब्लिश कर दिया, मतलब बड़े पैमाने पे एक्सपांड किया, एक्सपांड मीन्स बढ़ा दिया। कौन से 5 स्टेप, annexation by war, number first, second annexation to end a namesake rule under the pretext of debt collection, under the pretext of mismanagement, and annexation to all those states whose king die without heir, मतलब the king died without natural heir, तो he rejected the right of adopted son, कुछ याद आया, he rejected the right of adopted son and captured many states like Satara, Jhansi, Sambalpur, उदयपुर, बागत एंड नागपुर। तो है एनेक्सेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डेलहाउसी था। जीते भी काफी स्टेट उसने, नो डाउट, बट रिफॉर्मर भी था, इसने अच्छे काम भी सामने किए। लॉर्ड डेलहाउसी इज ऑल्सो नॉन एज रिफॉर्मर, इसको क्या बोलते हैं, रिफॉर्मर भी बोलते हैं, बाद में पॉज करके ऐसा लिखना है। लॉर्ड डेलहाउसी क्या बोलते हैं, रिफॉर्मर बोलते हैं। क्यों रिफॉर्मर बोलते हैं, ध्यान से देखो पहले। क्या बोलते हैं, बोलो, लॉर्ड डेलहाउसी, लॉर्ड डेलहाउसी was also known as, बोलो, was also known as reformer, रिफॉर्मर, मतलब इसने अच्छे काम भी किए हैं। किन्होंने, लॉर्ड डेलहाउसी ने। सबसे पहले तो इंडिया की फर्स्ट रेलवे लाइन इसने स्टार्ट करवाई, तो यही लॉर्ड डेलहाउसी स्टार्टेड, बोलो, यही लॉर्ड डेलहाउसी स्टार्टेड, बोलो, फर्स्ट रेलवे ऑफ इंडिया। कुछ याद है, 8 स्टैंडर्ड में भी आता था, फर्स्ट रेलवे ऑफ इंडिया, बिटवीन, बोलो, बिटवीन बॉम्बे टू थाने, बिटवीन बॉम्बे टू थाने इन 1853। तो उसका सबसे पहला अच्छा काम, मतलब रेलवे लाइन स्टार्ट करवाई बिटवीन बॉम्बे टू थाने, बिटवीन बॉम्बे टू थाने, ये आपने सुना होगा। इसके अलावा उन्होंने दूसरा अच्छा काम किया, वायरलेस सिस्टम लाए। He also started wireless system. He also started कौन सी सिस्टम, वायरलेस सिस्टम। बाद में he also started बोट सर्विस या स्टीमर सर्विस। He also started, बोलो, कौन सी सर्विस, स्टीमर, स्टीमर सर्विस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, मतलब इंडिया और इंग्लैंड में कौन सी सर्विस स्टार्ट करवाई, कौन सी सर्विस स्टार्ट करवाई, स्टीमर की, जो आप जानते होंगे, स्टीमर सर्विस, ये सुना होगा आपने, सुना है ना। इसके अलावा इसने लॉज बनाया चाइल्ड मैरिज पे बैन लगाने का। He also, बोलो, he passed a laws, he passed a, बोलो, laws, कौन सा कानून बनाया, he passed laws to ban child marriage, to ban child marriage, to ban, बोलो, to ban child marriage,
ही एनकरेज विडो रीमैरेज, मतलब विडो रीमैरेज को बढ़ावा दिया। ही एनकरेज, बोलो, ही एनकरेज विडो रीमैरेज, मतलब विडो रीमैरेज को क्या किया इन्होंने, बढ़ावा दिया। अच्छी बात है, बुरी। दूसरा, he also establish public work department. He also establish of a public works department. Public works, क्या बोलो, public works डिपार्टमेंट, वो भी इन्होंने स्टार्ट करवाया। तो ऐसे सब अच्छे काम करवाए किन्होंने, लॉर्ड डेलहाउसी। सो लॉर्ड डेलहाउसी was also known as रिफॉर्मर, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, रिफॉर्मर। रिफॉर्मर मीन्स कुछ नया चेंज करने का काम किया। कोई इंसान नया जो चेंज करता है इज कॉल्ड रिफॉर्मर, उसी का नाम क्या बोलते हैं, रिफॉर्मर बोलते हैं। तो अच्छी बात है, ये भी उनका अच्छा काम है। तो ये है आपका मेन लेसन। आईडीज के इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट और सोशल इम्पैक्ट ऑफ EIC, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। और वहां पे आपका लेसन फर्स्ट खत्म। रिफॉर्म लिख देना बाद में, इजी है तो 8 में भी आते थे। अब इफेक्ट देखो, लास्ट टॉपिक चैप्टर का। पहले कौन सी इफेक्ट, इकोनॉमिक, ये भी आपको पता है, सोशल भी आपको पता है। इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ अ ब्रिटिश रूल, इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ, बोलो, इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ अ ब्रिटिश रूल। इकोनॉमिक इफेक्ट मतलब समझ में आया, याद करो। दोनों बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, दोनों में उनकी जीत हुई, किनकी, ब्रिटिशरों की। जैसे दोनों में ब्रिटिशर जीत गए, तो जीतने के बाद याद करो, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उसमें वो ड्यूअल सिस्टम, दीवानी, याद है, ड्यूअल, कुछ टैक्स कलेक्शन, टैक्स करने की जिम्मेदारी किसकी थी, ब्रिटिशरों की। और नवाब का काम क्या था, सिर्फ टू रूल स्टेट, मतलब स्टेट चलाने की जिम्मेदारी किसकी थी, नवाब की। और टैक्स कलेक्शन करने की जिम्मेदारी किसकी थी, ब्रिटिशरों की। और इसी का नाम रखा गया ड्यूअल सिस्टम। कौन सी सिस्टम, ड्यूअल। तो ड्यूअल सिस्टम कौन लाए, ब्रिटिशर। इससे बहुत सारे पैसे उन्होंने बनाए, कुछ याद है 8 स्टैंडर्ड, उसमें भी आता था। तो ये इकोनॉमिक इफेक्ट, कौन सी इफेक्ट है, इकोनॉमिक इफेक्ट। तो वह क्या, जब इनका रूल चला, कहाँ पे, इंडिया में, तो आपको पता होना चाहिए, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश रूल के दौरान ये जो अपना बंगाल था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कुछ याद है 8 स्टैंडर्ड। ये जो बंगाल था, वही बंगाल एक्सपोर्टेड, यही बंगाल क्या करता था, एक्सपोर्टेड कॉटन क्लॉथ। बंगाल एक्सपोर्टेड कॉटन क्लॉथ, क्या क्या भेजता था बंगाल, बोलो, कॉटन के क्लोथीज, मतलब कपड़े। बाद में रोज सिल्क मतलब कच्चा सिल्क, सुगर, जूट एक्सेट्रा, ये सब कहाँ पे जाता था, इंडिया में से इंग्लैंड। कहाँ पे जाता था, इंग्लैंड में जाता था, पता चला। बट हुआ क्या, बट आफ्टर कौन सी सिस्टम, बट आफ्टर ड्यूअल सिस्टम का मीनिंग पता चला, पहले वो बोलो, ड्यूअल सिस्टम का मीनिंग क्या, ब्रिटिश गॉट पावर। ड्यूअल सिस्टम मतलब क्या, ब्रिटिश गॉट पावर विदाउट, बोलो, ब्रिटिश गॉट पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, British got power without any responsibility. And नवाब जो थे,
और नवाब गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नवाब को क्या मिला था? नवाब गॉट बोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर। नवाब गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट बोलो विदाउट एनी पावर। इसी का नाम कौन से सिस्टम रखा था? ड्यूअल। ड्यूअल बोलो, द्विमुखी बोलो, दीवानी बोलो, 3 नाम है, ड्यूअल, द्विमुखी और दीवानी। इसका मीनिंग क्या? ब्रिटिश गॉट पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट टैक्स। उनकी जिम्मेदारी के बिना सिर्फ उनको टैक्स कलेक्ट करना है। नवाब को क्या करना है? नवाब गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन एडमिनिस्ट्रेशन या टू रन स्टेट, यानी कि टू रन बंगाल ने वो सब चलाना है उनको, विदाउट एनी पावर। मतलब नवाब के पास पावर नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ब्रिटिशरों के पास पावर था विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट टैक्स। उसी का नाम कौन सी सिस्टम रखा गया है? बोलो ड्यूअल सिस्टम। पता चला? 10 इसीलिए बंगाल की हालत क्या हो गई? 10 ड्यू टू बोलो 10 ड्यू टू ड्यूअल सिस्टम। मतलब यही ड्यूअल सिस्टम से, भाई यही जो बंगाल था, कौन सा स्टेट? बंगाल। यही ड्यूअल सिस्टम ड्यू टू ड्यूअल सिस्टम इकोनॉमिकली, यही बंगाल और बोलो बंगाल बिकेम रियून। बंगाल बिकेम रियून मतलब बंगाल क्या हो गया? एकदम रियून। रियून मतलब एकदम खलास हो गया। रियून मतलब क्या हो गया? एकदम खलास हो गया। पता चला? अब हुआ क्या? ब्रिटिश लोग इंडिया के जो क्लोथ होते थे, इंडिया के कपड़े, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स डालते थे, तो गलत ही है। तो यही जो ब्रिटिशर थे उनकी गलतियां क्या क्या थी? गलतियां देखो, यही द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? तो यही ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज अनफेयर टैक्स ऑन बोलो इंडियन क्लोथ्स, मतलब इंडिया के कपड़ों के ऊपर ज्यादा टैक्स डालते थे। कौन? ब्रिटिशर। कौन डालते थे? ब्रिटिशर्स। इसीलिए होता था क्या? जो इंडिया के इंडियन आर्टिसन बिकम पुअर, इसीलिए बेचारे क्या होते गए? आर्टिसंस यहाँ के गरीब होते गए, बिकेम पुअर। मतलब इंडिया के आर्टिसन क्या होते गए? एकदम पुअर, मतलब एकदम गरीब होते गए, एंड अनएम्प्लॉयड, पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। क्यों पता चला? क्योंकि ब्रिटिशरों ने अपने इंडिया के कपड़ों के पे ज्यादा टैक्स डाला। इसका मीनिंग क्या हुआ? कपड़ा महंगा होगा कंपेयर टू देयर क्लोथ्स। उनके कंपेरिजन में अपना कपड़ा महंगा होगा, तो उनका कपड़ा ज्यादा मार्केट में बिकेगा, बट अपना कपड़ा ज्यादा मार्केट में बिकेगा नहीं। पता चला? एक ये गलती थी इनकी, ब्रिटिशरों की। दूसरा, यही जो ईस्ट इंडिया कंपनी, तो द EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया EIC ट्रेडर कंपनी के जितने भी ट्रेडर्स थे भाई, यही ट्रेडर्स फोर्स टू वीवर्स, बोलो क्या करते थे? वीवर को फोर्स करते थे। फोर्स टू वीवर्स समझ में आता है? वो कपड़ा सिलने वाले लोग होते हैं वो। फोर्स टू वीवर्स ऑफ बंगाल के वीवर को फोर्स करते थे। टू किसके लिए फोर्स करते थे? टू साइन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्या कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो। क्या करो? कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो। फॉर प्रोवाइडिंग डेफिनेट, क्या प्रोवाइड कराने के लिए? फॉर प्रोवाइडिंग डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ क्लोथ, within a short period of time, within short period of time, मतलब थोड़े ही टाइम में आपको ब्रिटिशरों के साथ आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप बंगाल के वीवर हो तो आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा
कि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको ब्रिटिशर को क्या देना पड़ेगा, बहुत सारा कपड़ा देना पड़ेगा। EIC ट्रेडर्स फोर्स टू वीवर्स, मतलब EIC के ट्रेडर वीवर्स को क्या करते थे, फोर्स ऑफ बंगाल टू साइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ, मतलब लिमिटेड टाइम में, मतलब कम समय में, कम टाइम में आपको ब्रिटिशर जितना बोले उतना क्लॉथ, उतना कपड़ा उनको देना पड़ता था। बाद में वो लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा मैन्युफैक्चर मिक्स करके हाई दामों में बेचेंगे और टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये था। अब मान लो कि कोई ना बोल रहा है, if any refuse, अगर कोई रिफ्यूज करता है वीवर्स, तो ही वुड बी पनिश बाय, बोलो इसको सजा मिलेगी। ही वुड बी पनिश बाय ब्रिटिशर, ही वुड बी पनिश बाय, बोलो ही वुड बी पनिश बाय ब्रिटिशर, ही वुड बी पनिश बाय ब्रिटिशर, उसको सजा मिलेगी। एंड सेंट इनटू, बोलो एंड सेंट इनटू जेल, उसको कहाँ पे भेज देते थे लोग, जेल में भेज देते थे। अगर कोई वीवर ना बोले तो, कोई वीवर ना बोले तो पता चला एक ये उनकी गलती थी। दूसरा, जब तक ये आए नहीं थे इंडिया में, तब तक अपने जितने भी विलेजेस थे बिकेम सेल्फ रिलायंट, तो बिफोर अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, मतलब वो जब तक नहीं आए थे, तो मेजोरिटी जो विलेजेस थे, मेजोरिटी विलेजेस ऑफ इंडिया बिकेम सेल्फ रिलायंट, समझना बराबर, बिकेम सेल्फ रिलायंट। मेजोरिटी विलेजेस मतलब अपने इंडिया के गांव कैसे थे, सेल्फ रिलायंट, मतलब जो चाहिए था वो खुद प्रोड्यूस करते थे, तो बिकेम सेल्फ रिलायंट। बट अंडर द रूल ये गांव कैसे हो गए, बट अंडर द रूल मतलब उनके रूल के अंडर में दे बिकम डिपेंडेंट, अंडर द रूल दे बिकेम, बोलो डिपेंडेंट, दूसरे पे डिपेंड करने लगे। एंड पुअर मतलब गांव कैसे हो गए, पुअर मतलब एकदम गरीब होने लगे, और डिपेंडेंट मतलब दूसरों पे आधार करने लगे, दूसरों पे डिपेंड रहने लगे। क्यों, पता चला उनका रूल था, तो सेल्फ रिलायंट हमको रहने नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे कि इंडिया वाले लोग जितने सेल्फ रिलायंट रहेंगे उतने ये लोग ब्रिटिशर को ज्यादा परेशान करेंगे। हाँ, वो जब तक नहीं आए थे। तो बिफोर अराइवल्स ऑफ ब्रिटिशर्स मेजोरिटी विलेजेस ऑफ इंडिया बिकेम नो डाउट सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट का मीनिंग क्या होता है, अपने को जो चाहिए वो खुद प्रोड्यूस करने का, इसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंट। बट ड्यू टू देयर इंटरफियरेंस, मतलब उनकी इंटरफियरेंस मतलब क्या बोलते हैं, दखलंदाजी की वजह से यही विलेजेस बिकेम डिपेंडेंट एंड पुअर, मतलब अपने गांव क्या होते गए, पुअर होते गए। पता चला तो इसमें भी गलती किनकी है, उनकी गलती है। पता चला एक बुरे काम, अच्छे काम, बिसाइड दिस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब अच्छे काम देखो, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल अपनी रेलवे स्टार्ट हुई। क्या स्टार्ट हुई, फर्स्ट बोलो, फर्स्ट रेलवे सिस्टम, अब बोलो फर्स्ट रेलवे सिस्टम ऑफ इंडिया। मतलब ये बुरे काम, ये अच्छा काम। उनके रूल के दौरान फर्स्ट रेलवे सिस्टम ऑफ इंडिया बिटवीन, बोलो बॉम्बे टू, बिटवीन बोलो, बिटवीन बॉम्बे टू थाने, बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, बोलो बिटवीन बॉम्बे टू थाने। एंड स्टीमर सर्विस बिटवीन, बोलो एंड बिटवीन स्टीमर सर्विस बिटवीन इंडिया टू, बोलो इंग्लैंड, बिटवीन इंडिया टू इंग्लैंड। मतलब ये अच्छे का, इंडिया से इंग्लैंड में सर्विस सिस्टम मतलब स्टीमर सर्विस स्टार्ट करवाई। इसके अलावा बिसाइड दिस मैनी पोर्ट्स, बहुत सारे उन्होंने पोर्ट भी डेवलप किए, मैनी पोर्ट्स
लाइक आपने सुना होगा बॉम्बे, याद करो, तो बॉम्बे को डेवलप किसने किया? ब्रिटिशरों ने। तो बॉम्बे है मद्रास और कोलकाता। बॉम्बे, मद्रास एंड बोलो, बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता एक्सेट्रा वर डेवलप बाय, बोलो, एक्सेट्रा वर डेवलप बाय ब्रिटिशर्स, डेवलप बाय, एक्सेट्रा वर बोलो, डेवलप बाय ब्रिटिशर्स। तो ये सब किसने डेवलप करवाया? ब्रिटिशर्स ने डेवलप करवाया। तो ये क्या है? इकोनॉमिक इफेक्ट, सोशल बाकी, बट कौन सी? इकोनॉमिक। पता चला, ड्यूअल सिस्टम का मीनिंग पता चला। ब्रिटिशर गॉट पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और नवाब गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी पावर। दूसरा गलती क्या हुई उनका पता चला कि इंडिया के कपड़े के ऊपर वो ज्यादा टैक्स डालते थे, इंडिया के कपड़ों के ऊपर वो ज्यादा टैक्स डालते थे, इसीलिए अपने आर्टिसंस जो थे, इंडिया के आर्टिसंस बिकेम पुअर एंड अनएम्प्लॉयड, मतलब बेचारे गरीब और अनएम्प्लॉय होने लगे। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ट्रेडर्स वो फोर्स टू वीवर्स, मतलब वो वीवर्स को फोर्स करते थे कि भाई आपको विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेट ऑफ क्लोथिज, मतलब शॉर्ट टाइम में आपको कंप्लीट इतना कपड़ा हमको देना पड़ेगा। इफ एनी वीवर्स रिफ्यूज, अगर कोई वीवर रिफ्यूज करता है तो देन ब्रिटिशर गेव हिम पनिशमेंट एंड सेंड हिम टू जेल, मतलब उसको जेल में वो ब्रिटिशर भेज देते थे। तो ये भी गलत है, ये काम उनका गलत है। दूसरा, जब वो नहीं आए, कौन? बुरिये, मतलब ब्रिटिशर्स। So before the arrivals of Britishers, majority in Indian village became self-reliant. But due to their interference, यही villages became dependent and poor. ये सब उनकी गलती है। ये अच्छे काम, रेलवे स्टार्ट करवाई बिटवीन बॉम्बे टू थाने, स्टीमर सर्विस स्टार्ट करवाई बिटवीन इंडिया टू इंग्लैंड, पोर्ट, बहुत सारे पोर्ट यहाँ पे डेवलप किए, लाइक बॉम्बे, चेन्नई एंड कोलकाता। तो ये सब उनके अच्छे काम है। तो ऑल ऑफ दिस कॉल्ड इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ अ ब्रिटिश रूल। कौन सी इफेक्ट? इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ अ ब्रिटिश रूल। पता चला। नाउ वी डिस्कस सोशल इफेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो एंड एक्सरसाइज। थैंक यू।